नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से, जहां संदिग्ध हालत में जलकर एक विवाहिता की मौत हो गई है। महिला के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। कहना है दहेज के लिए हत्या की गई है, क्योंकि संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हुई है और परिवार ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगा रहा है। लखनऊ से यह खबर आ रही है। तो देखिए कितनी हैरान करने वाली ये खबर है। परिवार के आरोपों को अगर माना जाए, हालांकि ये जांच का विषय है कि क्या कारण था, ये भी शादी कब हुई थी, क्या कोई विवाद चल रहा था, बच्चों को लेकर कोई विवाद था, परिवार में कोई विवाद था, ये सभी जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से महिला की जलकर मौत हुई है, परिवार ने कहा, परिवार जो है लड़की का, उसका ये कहना है कि दरअसल बेटी की हत्या की गई है दहेज के लिए। अब इसके पीछे के आधार जो है, देखिए जांच का विषय हो जाता है कि पहले भी दहेज मांगा गया, क्या बार बार मांगा जा रहा था, अब किसी तरह की कोई शिकायत पहले, किसी तरह का कोई विवाद। ऋषभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, राजधानी लखनऊ में अगर इस तरह की घटना घट रही है, ये पूरी खबर बताइए। देखिए, ये 8 महीने पहले शादात की रजिया से शादी हुई थी। तालकटोरा पुराने लखनऊ का एक मोहल्ला है। कल देर रात उसकी संदिग्ध हालातों में जलकर मौत हुई। मृतका के परिजनों का आरोप है कि लगातार उसके ससुराल वाले दहेज लाने का दबाव बना रहे थे, कार मांग रहे थे। ये इतने सक्षम नहीं थे कि दहेज दे पाते। इनका आरोप है कि उसी के चलते ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला है। पुलिस FIR दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। छोटे छोटे बेजान चीजों के लिए जान ले ली जाती है। खैर, यहाँ पर यह आरोप लगा है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लड़के को गाड़ी चाहिए थी, नहीं मिली, परिवार का कहना है इसलिए शायद बेटी को मार दिया। खबर हमीरपुर से भी आ रही है। 3 युवक जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। जोरदार बाइक की इनकी टक्कर होती है, जिसमें जख्मी हुए हैं। घायलों में एक की हालत तो बहुत गंभीर है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में से भर्ती करा दिया गया है और ये हादसा हाईवे के पास जो साईं मंदिर है वहां पर हुआ है। हमीरपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। 3 युवक बाइक देखिए इनकी टक्कर होने की वजह से गिरे हैं और फिर जख्मी हो गए हैं। ये तस्वीर भी जो है सामने आ रही है। उधर बागपत पुलिस ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम के साथ मिलकर 1 लाख के इनामी बदमाश जावेद को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। बदमाश जावेद पर हत्या, मारपीट, लूट के 20 से ज्यादा केस दर्ज थे और वो दिल्ली पुलिस के सिपाही मनीष यादव की हत्या के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने बदमाश के पास से एक ऑटोमेटिक कार्बाइन, एक पिस्टल, कारतूस के साथ सेंट्रो कार बरामद की। जावेद का एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। यहाँ पर जनपद बागपत की पुलिस टीम ने दिल्ली स्पेशल के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन में 1 लाख के इनामी अपराधी जावेद को मार गिराया है। जावेद वह अपराधी है जिसने सितंबर के माह में जनपद बागपत के थाना सिंगावली अहिर में दिल्ली पुलिस में कार्यरत एक आरक्षी मनीष यादव की हत्या करके उससे लूट की थी। इस प्रकरण में 4 लोग थे, जिसमें 2 लोग वहाँ पर अरेस्ट हो गए थे। इसमें यह अपराधी पिछले कई दिनों से फरार चला, जिस पर 1 लाख का इनाम था। यहाँ पर पुलिस पार्टी के साथ फायरिंग हुई है। हमारे 2 पुलिस कर्मियों की बुलेट प्रूफ जैकेट्स पर गोली लगी है। इसमें एक 9mm की कार्बाइन और एक 30 की पिस्टल बरामद हुई है। इसमें जावेद जो 1 लाख का इनामी था वो डेड डिक्लेयर कर दिया गया है जब उसको हम उपचार के लिए अस्पताल ले गए थे। इसमें एक और उसका साथी था जो अंधेरे का मौका उठा के फरार हो गया। अभी भी हमारी नाकाबंदी और कोम्बिंग जारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और बड़ौत कोतवाली पुलिस की संयुक्त मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी ढेर किया गया है। यह इनामी बदमाश 20 से ज़्यादा मुकदमे में वांछित चल रहा था, जिसको पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। बदमाश के पास से एक ऑटोमेटिक कार्बाइन, पिस्टल और एक कार बरामद हुई है। फिलहाल बागपत पुलिस इस बदमाश के अन्य मुकदमे और क्राइम इतिहास तलाश कर रही है। सैयद राव, न्यूज़ 18, बागपत। पिछले 70 दिनों से किसान आंदोलन जारी है। अब तक किसानों और सरकार के बीच कई बार बातचीत हुई, लेकिन अब समस्या का समाधान नहीं निकल सका अभी तक। एक तरफ गाजीपुर बॉर्डर को किले में तब्दील कर दिया गया है, वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा, 6 फरवरी को किसान चक्का जाम करेंगे और मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
चुके हैं, 69 दिन हो चुके हैं। ऐसे में कई दौर की वार्ताएं हुई। खुद प्रधानमंत्री आगे आए, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है। वो फोन नंबर कौन सा है? फोन नंबर संयुक्त मोर्चा को दे दे, सार्वजनिक कर दे फोन नंबर, तो फोन कर लेंगे लोग, हमारे कमेटी के लोग। आप कह रहे हैं कि पहली कॉल उनकी तरफ से आनी चाहिए। कौन से फोन पे बात करें? वो नंबर कौन सा नंबर है? वो नंबर आप जानना चाह रहे हैं कि किस नंबर से उनसे बात हो? कमेटी के लोग जानना चाह रहे हैं। अच्छा, वही अगर बात की जाए जिस तरीके से, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री पूरे मामले में आए हैं, तो लगता है कुछ हल निकलेगा? कमेटी के लोग बताएंगे भाई, हल निकलेगा नहीं निकलेगा, वही बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर बात की जाए आगामी 6 तारीख की जो चक्का जाम का आह्वान किया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो करेंगे लोग, उसमें करेंगे। आंदोलन कब तक चलने वाली लगता है? लंबा चलेगा आंदोलन। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अमित से बात करते हैं। 70वां दिन है अमित, क्या तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि अब तो चक्का जाम का भी ऐलान हो गया है? जी जिन्नत, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की अगर बात की जाए, यहाँ 70वां दिन है आज किसानों के आंदोलन का। ऐसे में कई दौर की वार्ताएं भी हुई, लेकिन किसी का कोई निष्कर्ष निकलकर नहीं आया। हालांकि खुद प्रधानमंत्री जिसमें आगे आए, उन्होंने कहा कि किसानों के लिए तमाम दरवाजे खुले हुए हैं, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है। कहा कि जो कमेटी है, कमेटी इस बात डिसाइड करेगी कि चक्का जाम करना है या नहीं करना है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो पहले दिन यहाँ मांग थी, वही मांग आज भी है। मतलब कि जो दिन वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, यही कहना है किसानों का अभी भी। और किसान लगातार यहाँ पर बढ़ते ही जा रहे हैं, उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। उनका साफ तौर पर कहना यही है कि जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे, किसान अपने घर वापस नहीं जाएगा। तो लेकिन आपकी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, किस चीज आप देख सकते हैं, यहाँ किसानों का जो आंकड़ा शुरू हो गया है, किसान आना यहाँ शुरू हो गया। उनका साफ तौर पर कहना यही है कि जब तक किसान जो दिन है वो वापस नहीं जाएंगे, किसान अपने घर वापस नहीं जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन ये अभेद किला जो है जरूर बना दिया गया है बॉर्डर पर। 26 जनवरी को हुई हिंसा से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स के आगे सड़क पर लोहे के नुकीले कीले लगा दी हैं। इसके साथ ही पैदल आने वाले लोगों को रोकने के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स के आगे सड़क पर लोहे की नुकीले कीले लगा दी हैं। इसके अलावा पैदल आने जाने वाले लोगों को रोकने के लिए नुकीले तार भी लगाए गए हैं। 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद पुलिस ने एहतियातन ये कीले लगाई हैं, जिससे दोबारा कोई उपद्रव न हो। किसान दिल्ली में अगर प्रवेश करते हैं तो उन्हें 3 लेयर बैरिकेड्स जो हैं उनसे गुजरना होगा। तो ये कहना अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी कि दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। और इस बार अगर दिल्ली की तरफ किसान कूच करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें इस 3 लेयर सिक्योरिटी से गुजरना होगा। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि शिवसेना का किसान आंदोलन को पूरा समर्थन है। वहीं कटीले तार लगाने पर राउत ने कहा कि अगर ये तारबाड़ चाइना बॉर्डर पर होती तो चीनी सैनिक देश की सीमा में दाखिल नहीं हो पाते। रोड अगर चाइना बॉर्डर पे बंद करते तो चीन का जो अंदर घुस गया है ना चीनी सेना, वो अंदर लड़ाई में नहीं घुस जाती। पूरे देश के किसानों का ये जो आंदोलन चल रहा है ना, उसको पूरा समर्थन है। उधर राहुल गांधी ने भी कटीले तार लगाने को लेकर सरकार को घेरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 12 बजे सिंचाई विभाग की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम सीएम आवास पर ही होगा। उससे पहले सीएम योगी सुबह 9:30 बजे सूचना विभाग की बैठक भी करेंगे और 10:30 बजे टीम 11 के साथ वो बैठक करेंगे। 11 फरवरी को सीएम योगी चौरी चौरा शताब्दी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गोरखपुर जाएंगे। तो सुबह 9:30 बजे ये जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, वो आपको बता रहे हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण सूचना विभाग की बैठक 9:30 बजे का वक्त है। सुबह 10:30 बजे टीम 11 जो कि एक स्पेशल टीम है, उसके साथ भी बैठक करेंगे। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब यूपी सरकार भी पेपरलेस बजट पेश करेगी। साथ ही योगी कैबिनेट के मंत्रियों को भी टैब की ट्रेनिंग दी गई है बाकायदा। आपने कल तस्वीरें भी देखी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस पर तंज कस दिया। सरकार पेपरलेस होने जा रही है। सीएम आवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें ई कैबिनेट और आगामी बजट पर चर्चा हुई। बैठक में टैब के साथ सभी 54 मंत्री मौजूद रहे। मंत्रियों को टैब के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी गई। 18 फरवरी से होने वाले बजट सत्र से पहले सीएम योगी ने सभी मंत्रियों से उनके विभाग का लेखा जोखा लिया। खास बात यह है कि केंद्र की तर्ज पर इस बार यूपी का बजट भी पेपरलेस होगा। साथ ही अब यूपी में कैबिनेट की बैठक भी बिना कागजों के इस्तेमाल के हुआ करेगी। कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में रखा गया था कि हम लोग जो कैबिनेट बैठक करें वो पेपरलेस हो और हम लोग टैबलेट का प्रयोग करें और उसके माध्यम से सारी गतिविधियों को संचालित करें।
वहीं विपक्ष ने पेपरलेस बजट और ई कैबिनेट के बहाने योगी सरकार पर भड़ास निकाली। 4 साल में जब मंत्री नहीं ट्रेंड हो पाए तब बताइए ये देश का विकास कैसे करेंगे? उत्तर प्रदेश की विकास जनता तक कब तक पहुंचेगा? भाई कमाल है भाई, इस सरकार का कुछ नहीं हो सकता। जहां पे मंत्री ट्रेनी होने में 4 साल लग जाएं, आईपॉड पहुंचने में मंत्री तक 4 साल लग जाए, तो सोचो जनता तक विकास पहुंचने में कितना साल लगेगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कोरोना काल में बंद स्कूल जल्द खोले जा सकते हैं, इसके लिए यूपी सरकार ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। सीएम योगी ने 10 दिन के भीतर ही रिपोर्ट मांगी है। यूपी में जल्द ही स्कूल खुल सकते हैं। यूपी सरकार कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को 10 दिन का समय दिया है, जिसमें अधिकारियों को स्कूलों के हालात का आकलन करना है। अफसरों को स्कूल में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। यानी जब कोविड से निपटने के स्कूल में पूरे इंतजाम हो जाएंगे तभी स्कूलों को खोला जाएगा। वहीं पिछले महीने 10वीं और 12वीं के स्कूल भी खोल दिए गए थे। एक बात साफ है कि जैसे जैसे लोगों को वैक्सीन लगती जाएगी वैसे वैसे कोविड संक्रमण का खतरा कम होगा और अभिभावक भी बच्चों को आराम से स्कूल भेज सकेंगे। लगभग 10 महीने से बंद स्कूलों को खोलने की तैयारी सरकार कर रही है। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के स्कूलों को 10 दिन के अंदर खोलने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दे दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाए और स्कूलों को खोलने से पहले वहां का स्थलीय निरीक्षण भी किया जाए। सीएम ने साफ कर दिया है कि 10 दिन के अंदर बाकायदा इसकी रिपोर्ट बनाई जाए। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। सीबीएसई ने अपनी बोर्ड की परीक्षाओं की तारीख का ऐलान कर दिया। ये परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी और 15 जुलाई तक रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है। 10वीं की बोर्ड इम्तिहान 4 मई से 7 जून तक ऑफलाइन मोड पर होंगे, जबकि 12वीं की परीक्षा 4 मई से 11 जून तक होगी। वहीं प्रैक्टिकल एग्जाम 1 मार्च से शुरू होंगे। परीक्षाओं के नतीजे 15 जुलाई तक आ जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्विटर पर डेट शीट जारी की है। 10वीं का इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर का पेपर 6 मई को होगा। वहीं 12वीं परीक्षा की शुरुआत इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर पेपर से होगी। 4 मई से परीक्षाएं सुनिश्चित थी। तब भी आपके मन में आता था कि जनवरी होंगी या फरवरी में होंगी, तो वो असमंजस्य हमने बहुत साफ किया था और आपको वक्त भी दिया था। सरकार कह रही है कि कोरोना काल के बावजूद सभी परीक्षाएं समय से कराई जाएंगी और पूरी कोशिश रहेगी कि रिजल्ट भी समय से आ जाए। उधर लखनऊ के अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। परीक्षा की तारीखों का ऐलान 16 फरवरी से जो है एकेटीयू की फाइनल ईयर परीक्षा 8 मार्च से क्लासरूम में पढ़ाई होगी शुरू और 4th, 6th और 10th सेमेस्टर की पढ़ाई 26 फरवरी से 5 मार्च के बीच, प्रैक्टिकल 9 से 26 मार्च तक 1st, 2nd सेमेस्टर के एग्जाम्स। कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करना होगा। तो चीजें सिस्टमैटिक आप ये समझिए कि एक ट्रैक पे जिस पे थी वो वापस से अब आ रही हैं और उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। संजय सिंह पर यूपी सरकार पर विवादित बयान देने की वजह से 12 अगस्त 2020 को लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। खनन घोटाले में सीबीआई ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सत्येंद्र सिंह के कई ठिकानों पर एक बार छापा मारा। करोड़ों की बेनामी संपत्ति का अब खुलासा हुआ है। लखनऊ में रिटायर्ड आईएएस सत्येंद्र सिंह के ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा है। खनन घोटाले के आरोप में छापेमारी की गई है। रिटायर्ड आईएएस के 9 ठिकानों पर छापेमारी में 2 करोड़ 11 लाख रुपए के जेवरात, 10 लाख रुपए नकद और इसके साथ ही 51 लाख रुपए की बैंक एफडी के कागजात मिले हैं। अवैध खनन के खेल में सीबीआई की छापेमारी। सीबीआई ने अवैध खनन के मामले में कौशाम्बी के डीएम रहे आईएएस सत्येंद्र सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें लखनऊ के 2 ठिकाने शामिल हैं। सीबीआई ने अवैध खनन की एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें सत्येंद्र सिंह समेत 9 को आरोपी बनाया गया है। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, नई दिल्ली के बैंक में 6 लॉकर्स की जानकारी मिली है। वहीं 2 करोड़ 11 लाख रुपए के जेवरात मिले हैं। रिटायर्ड आईएएस सत्येंद्र सिंह पर कौशाम्बी जिलाधिकारी रहते घोटाले के आरोप लगे हैं। सीबीआई की अब तक की छापेमारी में 2 करोड़ 11 लाख रुपए के जेवर, 44 अचल संपत्तियों के कागजात, 36 बैंक खातों और 6 बैंक लॉकर्स का पता चला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, में जाएगा।
तो किसानों की हम लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, नए कृषि कानून के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर एक गांव के किसानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसको लेकर देखिए विवादों में एक ये भी विवाद है, ये जो है वरदान साबित हो रही है। देखिए, ये है विलायती गाजर। देश के कोने कोने में इसकी जबरदस्त मांग है। नॉर्थ से लेकर साउथ तक इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। जाहिर है, जब मांग बनी रहेगी तो बिक्री भी धड़ल्ले से होगी। इसी डिमांड और सप्लाई को बुलंदशहर के किसानों ने पहचान लिया है और जमकर विलायती गाजर की खेती में जुट गए हैं। बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके में करीब 6000 बीघे में गाजर की खेती की जा रही है और वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए। सर, गाजर की खेती में हम जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लाल बिलायती अपनी पैदा करते हैं, जो अब हमारे यहाँ ये सनशाइन वेजिटेबल से कंपनी है, उन्हीं से हम अपना बीज खरीदते हैं, उन्हीं की सलाह पे अपना सारा जो खेती करके और उस गाजर को पैदा करते हैं और अपना जब उसे बाजार में उसे उन्हीं की मदद से बेचते हैं। विलायती गाजर की खेती से इस इलाके के किसान बेहद खुश हैं। इनका कहना है कि पारंपरिक खेती की बजाय इसमें ज्यादा मुनाफा मिलता है। धान और गेहूं से अगर उसे कंपेयर करें तो हम उसमें बहुत अच्छी उसके मुकाबले बचत ले रहे हैं और हम अपने गांव में तकरीबन सभी किसानों के साथ जुट के और 1000 बीघे पे हम अपना लगभग जो है लाल बिलायती का पैदावार ले रहे हैं। कोई किसान 200 बीघा तो कोई 300 बीघा जमीन का कॉन्ट्रैक्ट कर विलायती गाजर का उत्पादन कर रहे हैं। क्षेत्र के करीब 1.5 से 2000 किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर विलायती गाजर उपजा रहे हैं। जब इन किसानों से कृषि बिल पर उठे विरोध के बारे में पूछा गया तो इन लोगों ने क्या कहा, ये भी देखिए। जो बिल आ रहा है ये गलत नहीं है, लेकिन बशर्ते कुछ चीजों का संशोधन कर दिया जाए जो किसान संतुष्ट हो जाए। उसमें हमारा, मैं अपनी पर्सनल एक बात कर रहा हूँ, मैंने उसमें जो कुछ भी थोड़ा बहुत सीखा, सुना, पढ़ा, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है जो गलत है। सरकार बिल में हमें बहुत अच्छे से आश्वस्त कर रही है कि एमएसपी है और रहेगा, और कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग में भी हमें एक राइट दिया जा रहा है कानून के अंदर। जैसा मैंने सुना है कि आप की ज़मीन को कोई खतरा नहीं है और ज़मीन आप किसान की रहेगी। नए कृषि कानून पर कुछ किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर इन किसानों ने अपनी किस्मत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए बदल ली है। न्यूज़ 18 के लिए बुलंदशहर से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट। कोविड-19 महामारी ने एक दूसरे पर निर्भरता की भावना को मजबूत किया है। इसी की बदौलत पूरा देश एकजुट होकर इस आपदा का मुकाबला कर रहा है। अब वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सब अपना सबसे बेहतर योगदान दें ताकि हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ है। और इसका मतलब साफ है कि जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं हो सकता। और इसी सोच के आधार पर हमारी मुहिम संजीवनी का लक्ष्य ये पक्का करना है कि वैक्सीन पाना हर भारतीय का हक है।